अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग ऋण के शर्तें पिछले क्लास में पढ़े थे कि आरबीआई कैसे विभिन्न बैंकों को ऋण के लिए नियंत्रित करता है ना। और उसमें साख को बारे में पढ़े थे कि साख हमारे जीवन में कैसी भूमिका निभाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम सभी को प्रत्येक दिन सभी कामों के लिए किसी ना किसी रूप में ऋण की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम लोग बैंक के पास जाते हैं। तो बैंक के पास जाएंगे तो तुरंत हमको बैंक ऋण दे देगी? नहीं। तो इसके लिए बैंक हम लोग जांच पड़ताल करेगी। तो ऋण के लिए कुछ शर्त होती है ना। कुछ आपको उसके लिए शर्त को मानना पड़ेगा। तो क्या शर्त होते हैं? सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है एक समर्थक ऋणधार। तो समर्थक ऋणधार क्या होता है? समर्थक ऋणधार एक संपत्ति होती है जिसका मालिक कर्जदार होता है, कर्जा लेने वाला होता है, और उसका प्रयोग वह ऋण या कर्जा लेने के लिए करता है, या बैंक के पास या महाजन के पास, साहूकार के पास जाता है और अपनी संपत्ति को कहता है कि आप हमको इतना पैसा दीजिए, समय के बाद, कुछ समय के बाद मैं आपको पैसा लौटा दूंगा। जब तक मैं पैसा नहीं लौटाऊंगा तब तक आप मेरी संपत्ति को अपने पास रखिए। ये संपत्ति क्या हो सकती है? ये संपत्ति आपका घर मकान हो सकता है, जमीन हो सकता है, पशु हो सकता है, बैंक में जमा पूंजी हो सकता है, या कीमती जेवरात सोना चांदी भी हो सकता है। गांव घर में लोग क्या करते हैं? महाजन के पास जाते तो गिरवी रख देते हैं सोना चांदी, जमीन को लोग गिरवी रख देते हैं। तो उसको हम लोग समर्थक ऋणधार कहते हैं, है ना। और ये समर्थक ऋणधार जमा हो जाता है जो हमको कर्ज देता है। यदि हम उसको कर्ज देने में, उससे पैसा लिए हैं, पैसा को वापस करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, समय पर वापस नहीं कर पाते हैं, तो बैंक को या फिर जो हमको कर्ज देता है उसको ये अधिकार होता है कि वो हमारा जो संपत्ति उसके पास है, जो समर्थक ऋणधार है, वो उसको बेच सकता है और उससे वो पैसा प्राप्त कर सकता है ना। यही दिया हुआ है कि समर्थक ऋणधार एक संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है। जैसे वे देखेंगे भवन, भूमि, गाड़ी, पशु, बैंक में जमा पूंजी, यहाँ तक कि सोना चांदी भी वो बताए। इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? वो उधारदाता की गारंटी देने के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसका अधिक कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता है तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणधार को बेचने का अधिकार होता है ना। और हम लोग अभी आगे देखेंगे कि कर्ज लेने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होता है, ऋण में क्या क्या चीज की जरूरत होता है, ऋण के कुछ शर्तें में क्या क्या चीज शामिल होते हैं। तो ऋण में शामिल होता है ब्याज दर, समर्थक ऋणधार। समर्थक ऋणधार अभी समझ में आ गया? समर्थक ऋणधार बताए जिसका मालिक कर्जा लेने वाला व्यक्ति होता है। समर्थक ऋणधार में क्या आ सकता है? जमीन, भूमि, भवन, बैंक में जमा पैसा, सोना चांदी, पशु, ये सभी समर्थक ऋणधार कहलाते हैं ना। और आवश्यक कागजात, भुगतान के तरीके, इन सभी को सम्मिलित रूप से हम लोग समर्थक ऋणधार कहते हैं। जैसे आप कोई एक व्यक्ति है, जैसे राम, या फिर कहेंगे कि रमेश, बैंक जाता है कर्ज लेने के लिए। तो कर्ज लेने के लिए बैंक पास जाता है तो बैंक उसके लिए विवरण मांगता है। क्या क्या चीज मांगता है? देखो, सबसे पहले बैंक में जाता है तो बैंक से पूछता है कि हमको कर्ज चाहिए, तो क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले ऋण की राशि, कितना पैसा चाहिए। मान लेते हैं कि 5 लाख चाहिए, तो 5 लाख रुपया पैसा मांगेंगे तो पैसा का कोई रकम होना चाहिए। दूसरी बात, ऋण की अवधि, कितने साल के लिए ऋण, 2 साल, 3 साल, 5 साल, इसकी अवधि मान लेते हैं 3 साल, है ना। 3 साल के लिए ऋण की अवधि, समय, कितना समय के लिए ऋण ले रहे हो, कब तक आपको चुकाना है। आवश्यक कागजात, आपको कागजात उपलब्ध कराना होगा, जैसे आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र, आपका जो जो भी बैंक के रिक्वायरमेंट होगा, जो बैंक का सामान मांगेगा, जो पेपर मांगेगा, जमीन का पेपर, आपका बैंक में नौकरी कर रहे हैं तो आपका सैलरी स्लिप, यानी कुछ वैसे चीज मांगेंगे जो साक्ष्य की आप वही व्यक्ति हो, आप ऋण चुकाने में सामर्थ हो। तो ये कागजात हो गया। आपसे संबंधित आधार कार्ड
है ना, वोटर आई डी कार्ड, बैंक पासबुक है, उसमें बहुत सारा जमीन का कागजात, नौकरी का पेपर, कुछ भी मांगेगा। ब्याज की दर, उसमें फिर दर रेट निर्धारित होता है कि किस दर पे, मान लेते हैं सालाना 8, 8.5% या 12% पर दे रहे, यानी 12% सालाना दे रहा। ये ब्याज की दर सालाना नहीं, 5 लाख पर 12% सालाना वो तुम्हारे से ब्याज वसूलेगा। उसके बाद अदायगी का स्वरूप, किस प्रकार आप उसको अदायगी करेंगे, एक ही बार अदायगी करेंगे या इंस्टॉलमेंट में अदायगी करेंगे, मतलब पर महीना आपका जैसे 5 लाख है तो आपको इसको फिक्स कर देगा कि पर महीना आपको 10,000, पर महीना 10,000 देना है, या पर महीना 15,000 को, तो जितना ड्यूरेशन जाएगा उतना पैसा कब तक देना, जब तक 5 लाख पूरा ना हो जाए, और इसका 12% जो ब्याज की दर जो होगा वो दोनों जोड़ के जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। उसके बाद समर्थक ऋणधार, इतना होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है समर्थक ऋणधार। समर्थक ऋणधार होना चाहिए, क्या चीज समर्थक ऋणधार होना चाहिए, जमीन का पेपर का, है ना, या फिर बैंक बैंक का जो आपका रसीद है, या फिर आपका भवन का घर का पेपर, बैंक में जमा पूंजी है उसका रिकॉर्ड इस बैंक के पास जमा करने पड़ेगा। मान लेते 5 लाख आपको बैंक दे दिया और पैसा नहीं जमा कर पाए, भाग गए, तो बैंक कहाँ खोजेगा। वैसी कंडीशन में बैंक क्या करेगा, आप उसके पास जो संपत्ति बेच छोड़ के गए हैं वो संपत्ति उससे बेच करके वसूलेगा। और ये भी चीज होना चाहिए, जो संपत्ति आप इसके पास जमा किए हैं उसका मूल्य जितना आप कर्ज लिए उससे अधिक होना चाहिए। जैसे 5 लाख कर्ज लिए तो जो समर्थक ऋणधार जमा करेंगे उसका संपत्ति का मूल्य कम से कम 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख होना चाहिए ना, नहीं तो बैंक क्या भाग जाओगे तो बैंक उसको बेचेगा तो उसका 4 लाख नहीं आएगा तो बैंक को नुकसान हो जाएगा। इसीलिए ये तो इन सभी चीजों को हम लोग कहते हैं ये सभी बैंक का विवरण है। इससे लगभग इतना चीजों की जरूरत है जब हम लोग बैंक से कर्ज या ऋण लेने के लिए जाते हैं। परीक्षा में पूछेगा समर्थक ऋणधार क्या है या बैंक के ऋण लेने की कौन कौन सी शर्तें है, तो इसी को आपको बतलाना होगा। क्लियर। ध्यान देते हैं तो मुद्रा का मुख्य काम हम लोग देखेंगे। पूछेगा मुद्रा के किन्हीं 4 कार्यों को लिखे, या मुद्रा का प्रमुख 4 कार्य क्या है आप बताइए। यहाँ ध्यान देना होगा। सबसे पहला मुद्रा का कार्य विनिमय का माध्यम, जिसको आप लोग कहते हो लेन देन, खरीद बिक्री करना। कोई भी सामान खरीदना है या बेचना है तो विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना, खरीद बिक्री करना। हम लोग अपने घर में जो खेत में जो अनाज उत्पादन करते हैं बाजार में जाकर को बेचते मुद्रा प्राप्त करते हैं, फिर उससे हम लोग दुकान में जाकर के अपनी आवश्यक वस्तुओं को खरीदते हैं, है ना। तो चाहे कोई भी किताब, कॉपी, कलम या फिर खाने पीने का सामान, कपड़ा, जूता, चप्पल, गाड़ी, है ना, मोबाइल, कुछ भी खरीदना हो या बेचना हो तो हम लोग क्या करते हैं, अपने सामान की अदला बदली नहीं करते हैं, अपना सामान मार्केट में बेचते हैं, फिर पैसा प्राप्त करते हैं, फिर उससे दूसरा सामान खरीदते हैं। तो ये मुख्य कारण हो गया विनिमय का माध्यम, व्यापार का माध्यम, व्यापार का माध्यम, है ना, व्यापार करने का एक माध्यम हो गया, लेन देन करने का माध्यम। दूसरा काम है मूल्य का मापक। ये मूल्य का मापक क्या चीज है, जैसे आप लोग किसी भी चीज को, जैसे लंबाई को मापते हैं हम लोग मीटर में, समय को मापते हैं सेकेंड में, है ना। तो इसी चीज से, इसी तरह से वजन को हम लोग मापते हैं किलोग्राम में। तो अब हम लोग देखेंगे कि किसी चीज को आप लोग मापना हो या बाजार में कपड़ा खरीदने जाते हो तो कपड़ा 2-3 क्वालिटी का कपड़ा होता है। तो क्या करते हो कि एक कपड़ा का दाम है 1,000, एक का कपड़ा का दाम है 1200-1500, है ना, एक का दाम है 2,000, एक का दाम है 500, है ना। तो आप लोग देखो
ठेला पर बेचने वाला एक कपड़ा होता है, रोड के किनारे ठेला पर कपड़ा शर्ट बेच रहा है, वही कपड़ा एक छोटा सा दुकान में बेच रहा है, वही कपड़ा फिर एक बड़ी मॉल में बिक रही है। तो हम लोग सब जगह देखते हैं तो क्या कहते हैं कि कपड़ा जो 500 वाला जो क्वालिटी वाला है, इसको हम दुकान में जाते हैं, आप लोग कभी खरीद बिक्री करने जाते हैं, ठेला पर जाते हो कपड़ा खरीदने छोटे दुकान में, तो आपको कपड़ा का रेट कितना बताता है जी? 500 वाला कपड़ा का है, तो आपको सीधे बता देगा इसका दाम है 1500 रुपया, कहता है ना। तो आप लोग पॉकेट से 1500 निकाल के दे देते हो? नहीं देते हो। क्या करते हो? मोल भाव करते हो। पहले देखते कपड़ा छूटे कि कपड़ा 1500 लायक खरीद कि नहीं उसका। तो कोई भी वस्तु का जो क्वालिटी होता है ना, उसका जो गुण होता है, उसमें जो उसका वैल्यू होता है, प्रोजेक्टर है या ऐसे कुछ भी खरीदने जाते हैं, किताब खरीदने जाते हैं, मान लो एक कॉपी है, ये कॉपी का दाम कितना है जी? कैसे याद करेंगे? दुकान में जाते हैं, बोलेंगे इस कॉपी का दाम 15 रुपया 20 रुपया है। तो इसका वैल्यू, इसका मूल्य को कौन सी में मापे? ये नहीं कि मोटरसाइकिल का भी वैल्यू और एक छोटा मोबाइल का वैल्यू और एक घर बनाने वाले घर का वैल्यू सब एक ही होता है? नहीं, उसको अलग अलग मापते हैं। पहले ये मापना संभव नहीं था, क्योंकि लोग पहले मुद्रा के रूप में गाय का प्रयोग करते थे। एक गाय के बदले कितना कपड़ा चाहिए, एक गाय के बदले कितना जूता चाहिए, है ना। तो कुछ थोड़ा दिक्कत होता था, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं? मुद्रा में हर चीज को मापते हैं। मापते हैं ना जी, सामान किसी चीज का वैल्यू को किस में मापते हैं हम लोग? मुद्रा में, कि किसका इतना मूल्य होना चाहिए। तो मुद्रा का मुख्य काम है मूल्य को मापना। जैसे आप समझ में आ गया कि किसी चीज का मूल्य, वैल्यू, किसी भी वस्तु का मूल्य किसमें, वैल्यू किसमें, गुण को किसमें मापते हैं जी? मुद्रा में। तीसरा है मूल्य का संचय। संचय का मतलब होता है जमा करना। मुद्रा का मूल्य बहुत अधिक होता है और वो कम जगह लेता है, बहुत छोटा होता है, तरल होता है ना। जैसे कोई किसान है, तो किसान क्या किया? घर में अनाज उत्पादन किया, उसकी 2 टन 3 टन 5 टन अनाज उत्पादन हो गया, और या फिर कहे कि 10 क्विंटल उसको क्या करना है? खाने के लिए अनाज उत्पादन कर रहा है। तो क्या किया? उसको 10 क्विंटल अनाज उत्पादन किया, चावल उससे बना लिया। अब उसको चावल को घर में रखने का जगह होगा, 10 क्विंटल 12 क्विंटल 20 क्विंटल, हो सकता है कि चावल खराब हो जाए, मौसम खराब होगा, तो चावल तो क्या करेगा किसान? चावल बेच देगा। चावल को क्या करेगा? बेच देगा, और उस चावल के बदले में वो क्या करेगा जी? पैसा को प्राप्त करेगा। आपको बताओ, पैसा को जमा करना आसान है या फिर चावल को? पैसा को जमा करना आसान है। इसीलिए लोग देखो, बहुत सारा संपत्ति, वस्तु को जमा करना, क्योंकि वस्तु बहुत आकार स्थान घेरेगा और कुछ समय के बाद खराब हो जाएगा, लेकिन पैसा समय के साथ खराब नहीं होगा, उसका मूल्य जैसे वैसे ही रहेगा। तो इसीलिए हम लोग जमा करने के लिए, संचय करने के लिए मुद्रा का प्रयोग करते हैं। तीसरा, भावी भुगतान का आधार। जैसे कोई सामान अभी खरीद रहे हो, कोई सामान अभी खरीद रहे हो, तो उसको हम लोग भविष्य में कहते हैं कि आज पैसा नहीं है, कल हम लोग आपको दे देते हैं गारंटी पर, जिसको हम लोग गारंटी पर रखते हैं ना। तो भविष्य में भी भुगतान किसी की, आज इसका मूल्य 500 रुपया, कोई सामान का, है ना, कोई सामान का मूल्य 500 रुपया, बोले कि अभी 500 रुपया नहीं है, नहीं दे पाएंगे, तो भविष्य में इसका जो रेट होगा आपको, उसमें हम आपको क्या करेंगे जी? भुगतान कर देंगे, है ना। तो ये होता है भविष्य में भुगतान करने का एक आसान तरीका होता है। तो वस्तु के बदले वस्तु दे पाएंगे, क्योंकि ये वस्तु है तो भविष्य में देंगे तो वस्तु पुराना हो जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन मुद्रा का वैल्यू तो वही रहेगा ना। उसके बाद होता है राष्ट्रीय आय के वितरण में प्रयोग करते हैं। अब ये थोड़ा सा तुम लोग के लिए तो हाई लेवल हो गया, है ना। यहाँ तक याद रखना होगा
है ना, 1 2 3 4 राष्ट्रीय आय के वितरण में मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के उत्पादन में भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साथ ही सबकी आवश्यकता होती है। तो भूमि को उत्पादन में प्रयोग करते हैं तो भूमि को क्या मिलेगा जी, लगान। तो लगान का वितरण करने में उसमें श्रम की मजदूर लगेंगे तो मजदूर को क्या मिलेगा जी, मजदूरी, है ना। उसके बाद तुम्हारा एक साहस जो उद्यमी होगा, उद्यमी को क्या मिलेगा, लाभ। उद्यमी को क्या मिलेगा, लाभ। और उसके बाद बैंक हमसे कर्जा लेंगे, जिससे हम लोग ऋण लेते हैं, तो ऋण के बदले में हम लोग को क्या देना पड़ेगा, ब्याज। तो ब्याज के लगान, मजदूरी और लाभ, इन सभी चीजों को बांटने का सबसे आसान तरीका क्या है जी, पैसा। क्योंकि लगान सामान में देना कठिन होगा, मजदूरी वस्तु में देना कठिन होगा, ऋण होगा भी नहीं, काम करेगा तो कितना वस्तु देंगे। तो इन सभी चीजों में क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्योंकि पैसा आज हमारे पास है, कल किसी और के पास है, इसको कोई लेन देन करने के लिए मना नहीं कर सकता है ना। तो ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा स्वीकार्य है, ये अधिकृत मुद्रा। मुद्रा क्या होता है, अधिकृत होता है, ये इसमें तरलता बहुत अधिक होता है, इसके कारण इसका सब जगह सर्वमान्य है, इसलिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रकार इतने चीज है जो मुद्रा का प्रमुख काम है ना। याद रखना, ये मुद्रा का प्रमुख कार्य है। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अभी हमारे वर्तमान समय में हमारे देश में बहुत सारे महिला ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलती है, इसी का रूप भी होता है। तो सहकारी समितियाँ क्या है, सहकारी समितियाँ भी बैंक की तरह काम करती है ना, लेकिन इसमें आरबीआई का नियंत्रण होता है, यह कुछ लोगों का समूह होता है ना। तो सहकारी समितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण उपलब्ध कराने का एक स्रोत है, औपचारिक ऋण प्रदान करने का एक अच्छा स्रोत है ना। और ये स्वैच्छिक होता है, यह लोगों का स्वैच्छिक संगठन है, जैसे बुनकरों का संगठन, किसानों का संगठन, औद्योगिक मजदूरों का संगठन, ऑटो रिक्शा वालों का संगठन, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे दैनिक मजदूरों का संगठन आपस में मिलकर एकजुट होते हैं और उन लोग सभी 10 से लेकर 50-200 सदस्य, बहुत ज़्यादा 10, कम से कम 10 सदस्य हो सकते हैं। सभी सदस्य आपस में मिलकर पैसा जमा करते हैं और वो पैसा जब जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उससे अपने सदस्यों को, जो उसका मेंबर है, उसको ऋण प्रदान करते हैं। तो सस्ते दर पर ऋण प्रदान करते हैं और उसको समय निर्धारित किया जाता है कि आपको इतना समय में ऋण चुका देना है। दूसरा चीज ये कि क्या होता है, संगठन अधिक पैसा जमा कर देता है तो उसका प्रयोग समर्थक ऋणधार के रूप में करता है और बैंक के पास जाता है और बैंक को कहता है कि हमको ऋण चाहिए। तो बैंक कोऑपरेटिव संस्था में काम करने व्यक्तियों को ऋण देती है और वो ऋण का प्रयोग अपने सदस्यों में बांट देता है और विकास के कार्यों में प्रयोग करता है ना। याद देखेंगे तो सहकारी समिति का संगठन का मुख्य उद्देश्य भारत में था। भारत में गरीबी होने के कारण से लोग ऋण के लिए साहूकार, महाजन के पास जाते थे। तो साहूकार, महाजन जो क्या थे, ऊंची दर पर ऋण देते थे और कर्जदार को शोषण करते थे, मानसिक शोषण करते थे, आर्थिक शोषण करते थे और सबसे अधिक उसका ब्याज वसूलते थे। इसीलिए है ना, इसकी शुरुआत 2004-19 में हुआ, 1904 में हुआ और हमारे देश की आज़ादी के समय अंग्रेजी शासन के समय में ही सहकारी समितियों का शुरुआत हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य था इसके अपने सदस्यों को, जो कोऑपरेटिव संस्था में, सोसाइटी में शामिल है, सहकारी समिति में शामिल है, उनको सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना।
है ना, सस्ते दर पे उसको ऋण उपलब्ध कराना, है ना। ये अपने सदस्यों को ही केवल ऋण उपलब्ध कराते हैं, अपने सदस्य जो इसके सदस्य होते हैं उसको सस्ते दर पे कर्ज उपलब्ध कराते हैं। याद रखना, ये ऋण प्रदान करने का एक औपचारिक स्रोत है जो बैंक की तरह ही काम करता है।